जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर सर। मैं आप सबका प्रभाकर सर आपको उत्तराखंड PCS ओरिएंटेड प्रिपरेशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा अपने विगत लेक्चर्स में, हम आजकल केंद्रीय बजट पर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा बजट इस आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए एक हमें बजटीय रोड मैप देता है और कैसे अलग अलग विभागों द्वारा, अलग अलग मंत्रालयों द्वारा बजट के अमाउंट को किस प्रकार से एक ब्रेकअप करके और आने वाले पूरे वित्तीय वर्ष में किस प्रकार से उसको खर्च किया जाएगा ताकि देश एक प्रगति की दिशा में आगे बढ़े। और ये प्रगति जो है पर्यावरणीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हो, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, सशक्त मानव संसाधन बन सके, इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमारा बजट बनाया गया है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि इस बजट से उत्तराखंड PCS को टारगेट करते हुए कौन कौन से ऐसे डायमेंशन हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली क्लास में हमने देखा था, हमने पढ़ा था फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा और मौद्रिक नीति, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे सरकार हर वित्तीय वर्ष में एक अपना राजकोषीय घाटा लक्षित करती है और उसी के आसपास अपना बजटीय प्रबंधन करते हुए उस घाटे को उतना रखने का प्रयास करती है। तो राजकोषीय घाटा आगामी वर्ष में 4.3% का टारगेट किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और जो करंट हम अभी हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है 2025-26, इसमें राजकोषीय घाटा 4.4% है। तो आगामी वर्ष में इस वर्ष की तुलना में राजकोषीय घाटे को 0.1% कम करने पर लक्ष्य रखा गया। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ फिर हमने बजट को 7 पार्ट्स में ब्रेकअप किया था, जिसमें से पहला था हमारा फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा था हमारा बजट एक्सपेंडिचर एंड ग्रीन ग्रोथ, कल हमने डिस्कस किया था। और उसी क्रम में आज हम तीसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं और तीसरा पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर, डिजिटल एंड रूरल इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं बजट 2026-27। इसके अंतर्गत दो पॉइंट हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। कौन सा? पहला पॉइंट था हमारा फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा पॉइंट हमने कल डिस्कस किया, कौन सा? बजट एक्सपेंडिचर एंड ग्रीन ग्रोथ। तीसरा पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कौन सा? एग्रीकल्चर, डिजिटल एंड रूरल इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर, डिजिटल एंड रूरल इनिशिएटिव्स। कृषि, डिजिटल और ग्रामीण व्यवस्था से जुड़े हुए ऐसे कौन से नए प्रयास हैं जो सरकार इस वर्ष लॉन्च करने जा रही है, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्रम में हम देखेंगे कि जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी का एक जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका डिजिटलीकरण करने पर भारत सरकार बहुत ज्यादा फोकस्ड है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्केल अप इंडिया, इस तरीके से आत्मनिर्भर भारत और कई सारे मिशन सरकार लॉन्च कर रही है। और आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे हर पेपर वर्क को सरकार डिजिटल करने की ओर पूरी तरह से प्रयास कर रही है। हमारी विधानसभा, हमारे सदन, धीरे धीरे उनको पूर्ण रूप से डिजिटल करने का प्रयास किया जा रहा है। कई राज्यों ने उसको किया भी है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। और कई कार्यालयों में आप देख रहे होंगे कि सारे काम आजकल ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड सारी चीजें हो रही, सारे रिकॉर्ड, सब कुछ एक डेटाबेस तैयार हो रहा है और डिजिटली हर चीज अवेलेबल हो रही है। ठीक है, तो पुराने से पुराने रिकॉर्ड भी हमें समय के साथ उनको खंगालने में भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। पेपर के साथ समस्या क्या होती है कि समय के साथ वेयर एंड टियर हो ही जाता है, और कितने पेपर्स आप संभाल के रख पाओगे, कितने साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल। लेकिन अब जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक डिजिटल हिस्ट्री बन रही है और ये हमेशा हमेशा के लिए, जब तक यूट्यूब रहेगा, जब तक ये डेटाबेस रहेगा, ये हिस्ट्री हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। आज 10, 20, 50 साल, 100 साल, 200 साल के बाद भी अगर वो डालेगा यूट्यूब पर, सर्च करेगा कि बजट 2026 विश्लेषण बाय प्रभाकर सर, तो ये वीडियो मिल जाएगी। आप समझ रहे हैं ना? तो एक डिजिटल हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके से डिजिटलीकरण के लिए सरकार ने क्या क्या नए प्रयास करना चाह रही है, उन सबको हम इस बजट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिजिटल इकोनॉमी जो है
डिजिटल इकोनॉमी जो हमारी होती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य, क्योंकि देखिए कोई भी चीज करी जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव छुपा होता है, और उसी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हम नीतियां बनाते हैं और उसका फिर क्रियान्वयन उस तरीके से करने का प्रयास करते हैं ताकि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस उद्देश्य को पाने के लिए हमने कोई नीति बनाई, उसको हम हासिल कर सकें। ठीक है ना? तो अगर डिजिटल इकोनॉमी बनाने का सरकार का प्रयास है तो कोई ना कोई उसके पीछे सरकार का एक उद्देश्य होता है कि आखिर डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ेंगे तो उससे क्या हासिल होगा, हमको क्या फायदा होगा। पहले से जैसी व्यवस्था चल रही थी वैसी चलने देते, लेकिन हम पहली जो हमारी पुरातन व्यवस्था है, प्राचीन व्यवस्था, उससे बदल करके हम डिजिटलीकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, इसका मुख्य उद्देश्य सबसे पहला क्या है? दक्षता और पारदर्शिता। दक्षता और पारदर्शिता, समझ रहे हैं? दक्षता और पारदर्शिता मतलब एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक, एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जब कोई भी चीज डिजिटली अवेलेबल रहेगी तो उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से रहती है। ठीक है ना? ये आप लोग समझ सकते हैं। उसका एक्सेस हो सकता है, आप पब्लिक डोमेन में डेटा को चेक कर सकते हैं, कुछ भी इस तरीके से आप देखते हैं। तो एक पारदर्शिता रहती है। जैसे मान लीजिए, एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ, हम लोग अपनी जनरल लाइफ में यूज भी करते हैं। जैसे मान लीजिए हम इंडिया पोस्ट के माध्यम से कोई कुरियर पोस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए राखी पे हम राखी पोस्ट कर रहे हैं, तो एक हमको कंसाइनमेंट नंबर मिलता है जिसको हम वेबसाइट पे डालते हैं और हम उस पर ट्रैक कर लेते हैं। तो अगर ये डिजिटल व्यवस्था नहीं होती तो क्या हम उसको ट्रैक कर पाते? हमने भेज दिया, अब पहुंचा नहीं पहुंचा मालूम नहीं, 10 दिन बाद पहुंचा, 4 दिन बाद पहुंचा, पता नहीं, बीच में वो कहां पर है पता नहीं। आप समझ रहे हैं? ऑन द वे है, नहीं है, सही से पहुंचा, नहीं पहुंचा, कुछ नहीं पता। हम इंतजार कर रहे हैं, 15 दिन नहीं पहुंचा, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। लेकिन आज वर्तमान में डिजिटल व्यवस्था होने से हमारे पास एक ऑप्शन है, हम उसको डे टू डे उसका मूवमेंट चेक कर सकते हैं कि आज यहाँ था, कल यहाँ पहुंचा, परसों यहाँ पहुंचा, और 2 दिन और लगेंगे, 3 दिन और लगेंगे, और वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। ठीक है? तो ये एक ट्रांसपेरेंसी है ना। इसमें क्या है कि ये नहीं कि विभाग आपसे कह रहा है कि आप पोस्ट ऑफिस जा रहे हो, कह रहे हैं नहीं पहुंचने वाला होगा, 3 दिन में पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं भाई, आप स्वयं चेक कर सकते हैं। वो भी आपको यही बताएंगे, आप भी खुद कर सकते हैं। तो पारदर्शिता आ गई ना। तो ये सब क्यों संभव हुआ? क्योंकि डिजिटल व्यवस्था थी। तो जब डिजिटल व्यवस्था रहती है तो दक्षता और पारदर्शिता दोनों ही चलती हैं साथ में। ठीक है? उसके बाद बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए भी कुछ प्रयास किए गए हैं, और हेल्थ सेक्टर को भी बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। तो आखिर में हेल्थ सेक्टर या शिक्षा का क्षेत्र, इन सबको बढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? एक सशक्त मानव संसाधन का विकास करना। तो इस प्रकार से अगर कोई भी सवाल आता है जो हेल्थ से, एजुकेशन से और इस तरीके से रिलेटेड हो, और उसका उद्देश्य पूछा जाए, और उस उद्देश्य में अगर कहीं भी ऑप्शन में लिखा हो कि मानव संसाधन या मानव पूंजी का विकास करना, तो आप उस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि इनका उद्देश्य वही होता है। स्वस्थ समाज रहेगा तो भाई एक अच्छा मानव संसाधन हमारे पास रहेगा, उसको हम एक अच्छा, जो एक जनसंख्या है अगर स्वस्थ रहेगी, स्वस्थ जनसंख्या रहेगी, तो उसको हम स्किल्ड करके एक अच्छे मानव संसाधन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर स्वस्थ ही नहीं है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो स्वास्थ्य पहले है। ठीक है? उसके बाद रूरल इनिशिएटिव्स की हम बात करें, एग्रीकल्चर का मैंने कल आपको एक बताया था, एक बहुत बड़ी योजना सरकार लेके आ रही है, एग्री स्टैक। ठीक है ना? इस एग्री स्टैक योजना किसके लिए थी? ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, मार्जिनल फार्मर। ठीक है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एग्री स्टैक योजना। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा ये, निश्चित बता रहा हूँ, क्वेश्चन आउट है ये। एग्री स्टैक योजना का संबंध किससे है? ठीक है? लघु एवं सीमांत किसान से। उसके बाद रूरल इनिशिएटिव जो लिए गए हैं उसमें क्या है? उसमें जो की एरियाज हैं कौन कौन से हैं? ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिए कौन कौन से की एरियाज जहां पे सरकार फोकस कर रही है, वो की एरियाज कौन कौन से हैं? की एरियाज हैं एग्रीकल्चर, ठीक है, दूसरा है आपका टूरिज्म, और तीसरा है आपका एमएसएमई। ठीक है? इन 3 क्षेत्रों पर सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि भाई कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जाए, जो लघु और सीमांत किसान है उनको कैसे मजबूत किया जाए, आर्थिक रूप से वो कैसे सशक्त हो,
ठीक है। और आप देख रहे होंगे वर्तमान में जो हमारी नई जनरेशन है वो खेती किसानी की ओर बिल्कुल भी उसका रुझान नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई खेती बिल्कुल नहीं होगी तो फिर तो समस्याएं तो आएंगी ना, आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से सरकार के कुछ प्रयास हैं कि हमारे जो युवा हैं, युवा भी खेती की ओर मुड़े। लेकिन युवा खेती की ओर तब मुड़ेंगे ना जब खेती फायदे का सौदा होगी। दिन पर दिन खेती में नुकसान होता चला जा रहा है, जितनी लागत लगती है आउटपुट उतना मिलता नहीं है। जब किसान फसल उगाता है तो जब उसकी फसल तैयार होती है, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आलू की हम बात करें, तो जब किसान अभी आलू बो रहा है तो आलू बोने के लिए अगर वो बीज खरीदने जाता है तो आलू का बीज मिलता है 40 रुपए 50 रुपए किलो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। और वो 40 रुपए 50 रुपए किलो का बीज खरीद के लाता है, उसको बोता है। बोने में और भी खर्चे होते हैं, भाई उसकी सिंचाई भी होगी, लेबर भी लगती है, ठीक है ना। जो उसकी ऑपरेशन कॉस्ट है पूरी, उसकी 2-3 बार उसकी साफ सफाई, गुड़ाई निराई जो भी होता है वो सब, ठीक है। तो उसमें खर्चा होता है ना, खाद पानी भी लगेगा उसमें थोड़ा बहुत, जो भी चाहे वो कंपोजिट खाद डाले, गोबर की खाद डाले या कुछ भी करे, ठीक है ना। तो इस तरीके से खर्चा आया उसमें, ठीक ठाक लागत लगी उसकी। और जब आलू तैयार हुआ और उसका जब बेचने का समय आया तो आलू बाजार में 2 रुपए 3 रुपए किलो 5 रुपए किलो बिकने लगता है। तो क्या वो किसान हतोत्साहित नहीं होगा? क्या वो अगले वर्ष आलू की खेती करने के बारे में सोचेगा? जरा सोचिए, विचार कीजिए। नहीं सोचेगा। फायदा किसको होता है? बिचौलियों को, जो किसानों से अब ऐसे समय में कम मूल्य पर खरीद करके कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक कर लेते हैं। अब जो लघु और सीमांत किसान हैं, मैंने आपको बताया स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, इनको अपना जीवन यापन करने की ही समस्या हो रही है। ये अपनी डेली नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हम इनसे उम्मीद करें कि ये अपना जो कृषि उपज है उसको ले जाके कोल्ड स्टोरेज में ये रख सकें? कोल्ड स्टोरेज में रखने का मतलब है कि वो मंथली उसका पैसा लगता है, चार्ज लगता है उसका। ये बेचारा अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है, ये सोच रहा है कि चावल की जगह रोटी से ही काम चला ले। अपने मन की सब्जी नहीं खा पा रहा है बेचारा वो। आप समझ रहे हैं, उसके घर में दो दो तरह की सब्जी एक समय में नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि भाई नहीं पॉसिबल है उसके लिए। तो वो बेचारा, आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो कोल्ड स्टोरेज में रख दे और जब महंगा हो तो वो निकाल के बेच दे। पॉसिबल ही नहीं है। जितने का उसको लाभ नहीं होगा उससे ज्यादा तो वो कोल्ड स्टोरेज वाले को महीने के हिसाब से पैसा दे देगा। तो अल्टीमेटली फिर नुकसान में चला गया। आप समझ रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो लघु और सीमांत किसान है ये बेचारा बहुत परेशान होता है, और इसी को टारगेट करके सरकार नीतियां बनाती है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि नीतियां बनती तो हैं, देखिए ये नीति गतिहीनता नहीं है, ये क्रियान्वयन गतिहीनता है जिसने कहीं ना कहीं हमारे देश की समृद्धि को मंथर कर दिया है। नीतियां बहुत अच्छी बनती हैं, कागजों में इतने उसके वृहद आउटकम दिखाई देते हैं कि ऐसा लगता है कि बस अब ये नीति जैसे ही फील्ड में जाएगी सारा किसान, हमारा किसान क्या है 2022 में दुगनी होने वाली थी, 2026 आ गया। आप बताइए। मैं यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं कर रहा हूँ, हम लोग न्यूट्रल होकर के बात, क्योंकि देखिए देश को हमें समझना है। कल को हम आप भी जब सिस्टम का हिस्सा होंगे तो कम से कम हमारे अंदर इतनी संवेदना होनी चाहिए कि हम समझ सकें। आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हमको काम करने की जरूरत है। जो उद्देश्य लेकर के सरकार चलती है, मुझे लगता है कि उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए भी उसी स्तर पर प्रयास होना चाहिए कि जिस उद्देश्य के साथ योजना आई थी उसी उद्देश्य को क्या हम हासिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर कहीं समस्या है, बीच में कोई लूप होल है तो वो क्यों है, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर एक की एरिया है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का। टूरिज्म, पर्यटन एक की एरिया है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का। जैसे अब हम उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में इसको देख रहे हैं, तो उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक योजना चलाई गई, होम स्टे। आप सब लोग जानते होंगे, होम स्टे योजना चलाई गई। इसमें जब ये देखा गया कि भाई पहाड़ के क्षेत्रों में पलायन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, वहां के युवा पलायन कर रहे हैं, रोजगार के अवसर कम उपलब्ध होने के कारण युवाओं को पलायन करना पड़ता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पहाड़ की पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें बनी हुई हैं, क्योंकि पुरुष अक्सर जीवन यापन करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए पलायन कर जाते हैं। अब होम स्टे योजना सरकार ने लॉन्च करी। इसका उद्देश्य ये था कि जो भी पहाड़ में आपके घर बने हुए हैं, आप उनको कुछ आधारभूत सुविधाएं वहां उपलब्ध कराइए। उसके लिए सरकार आपको मदद करेगी, कुछ फंड देगी,
अच्छा सा रूम आप बनाइए, उसको रेनोवेट कराइए, जो भी आपके पहले से घर अवेलेबल है, ठीक है, वॉशरूम वगैरह ये सब अच्छी सुविधा आप उनको दीजिए। तो जो भी पर्यटक बाहर से आते हैं उनको घर के बाहर एक अपने घर जैसा अनुभव हो सके, होटल का अनुभव नहीं चाहिए, घर के बाहर अपना घर, वो वाला अनुभव। ये टैगलाइन दी गई थी होम स्टे योजना की कि घर के बाहर अपना घर, आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके की योजनाएं सरकार लेकर के आ रही है, और ये किसको लाभान्वित करेंगे, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करेंगे, ठीक है, पर्यटन। उसके बाद एमएसएमई, एमएसएमई मतलब हो गया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग, ठीक, सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग, ये भी कहाँ होते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ही आधार स्तंभ है, ठीक है ना। बड़े क्षेत्रों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े प्लांट लगे हुए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वो एमएसएमई में नहीं काउंट होते हैं, वो तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नवरत्न महारत्न इस तरीके का, आप समझ रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में एमएसएमई, टूरिज्म और एग्रीकल्चर, ठीक है, इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के उद्देश्य रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा क्षेत्र, उसके बाद आगे का हम देखेंगे एमएसएमई, एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको समझेंगे कल की क्लास में। आज हम इतना ही रखते हैं, और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा आप मुझे कमेंट करिएगा, पूछिएगा, ठीक है, मैं हर एक कमेंट देखता हूँ। तो बाकी आपको लगता है कुछ और सुधार की आवश्यकता है तो भी आप मुझे सजेशन दीजिएगा, योर सजेशंस आर वेलकम एंड विल बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। और इसी क्रम में हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, और मुझे लगता है कि एक आध सेशन और आएगा बजट का, उसके बाद हम बजट को पूरा करने के बाद फिर हम नई दिशा में उत्तराखंड के टॉपिक्स के साथ, जीएस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और अभी हम तय करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हमको आगे बढ़ना है, वो मैं आपको पूरा एक रोड मैप दूंगा, एक प्लान दूंगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्लासेस को एग्जीक्यूट करेंगे। और ये मान के चलिए कि क्लासेस रेगुलर होंगी, रेगुलर बेस पर होंगी, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्लासेस रेगुलर बेस पर होंगी, टॉपिक रेगुलर आएंगे, आपको रेगुलर पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आप मान के चलिए, इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पढ़ना है, ठीक है ना। इस माइंडसेट के साथ आपको काम करना है, तो चीजें आपके पक्ष में होंगी, ठीक है दोस्तों। कल मिलते हैं फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, बजट को ही हम आगे बढ़ाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि कल हम इसको कंप्लीट कर लें, और छोटे छोटे जो की पॉइंट्स है फिर मैं आपको लास्ट टाइम में उसको नोट करवा दूंगा, वर्बली बोल करके, डिक्टेट करके मैं आपको नोट करवा दूंगा। अभी आप केवल एक मोटा मोटा मैप समझिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।